नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का जो आपका एनालिसिस है वो 5 फरवरी का है और ये फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा के रखने का प्रयास किया गया है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ यहाँ पर डाटा पूरा अवेलेबल कराने का प्रयास किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो वो है भैया झारखंड। ठीक है। अगला है, अगर हम इसी में कुछ पॉइंट समझें तो वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू थीं। वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति की पहली सदस्य भी थीं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आधिकारिक तौर पर उन्हें 2022 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए नामांकित किया था, यानी उनको राष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया भाई कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो भैया जैसा कि कल भी हमने बताया था कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारी कब? 1951 ईस्वी को। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में FYP, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर प्लान शुरू किया। नेक्स्ट है कि यह हरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये भी कल के एग्जाम में पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था भाई? तो वो था मूरा मौर्य, या मूरा मौर्य भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? मूरा मौर्य या मूरा मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। 25 साल की छोटी उम्र में पाटलिपुत्र पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से कब्जा कर लिया था। इस कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि अटर्नी जनरल किसको सलाह देता है? अटर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार को सलाह देता है। अगला था कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य है कौन सा? तो वो है राजस्थान, जिसमें जो डिफरेंस है वो 16.68% का अंतर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है पद्मश्री 2024 में किसे दिया गया है? तो वो है भाई खलील अहमद। वैसे तो पद्मश्री से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 132 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें 5 पद्म भूषण और 17 पद्म इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार ज़रा। 5 पद्म विभूषण हैं, ठीक है, और 17 पद्म भूषण और साथ में 110 पद्मश्री। ठीक है ना, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अगला है, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो कि बम्बई। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 91.4 मीटर, यानी 91.4 मीटर। जिस स्थान पर हॉकी को चुनौती दी जाती है वह 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। अगर चौड़ाई पूछी जाए तो होगा 55 मीटर। इस सीमा को मैदान पर चिन्हित किया गया है और छोटी रेखाओं को बैकलाइन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी में क्रिकेट से संबंधित पूछा गया था कि भाई जो टाइम आउट है, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो आपने देखा होगा टाइम आउट भाई कभी कभी हो जाता है, वैसे ज़्यादातर तो नहीं दिया जाता है फिलहाल, लेकिन अभी जब आप IPL देख रहे होंगे तो एक प्लेयर को दे दिया गया था क्योंकि वो देरी से आया था और वो क्रिकेट में होता है। टाइम आउट क्रिकेट से संबंधित एक आउट होने का तरीका, जिसे मोड ऑफ डिसमिसल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिकेट में टाइम आउट कब होता है? जब कोई नया बल्लेबाज निर्धारित समय 3 मिनट का समय होता है, इसके भीतर अगर पिच पर नहीं आता है तो उसे टाइम आउट करार दे दिया जाता है और वो फिर खेल नहीं सकता है। ठीक है। अगला है कि कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो वो भाई नाम से ही पता चल रहा है, कुचेला। ठीक है ना, यानी कुचिपुड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला है उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो भैया साक्षरता दर उत्तर भारत में अगर बात की जाए तो वो है केरल राज्य। उत्तर भारत के राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है।
2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की साक्षरता दर 93.91 यानी 91% थी। केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.11%, महिला साक्षरता 92.07% थी। अगला क्वेश्चन था कि 4 अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कोई एक कृषि योजना से था। एक क्वेश्चन, ठीक है, तो कृषि योजना पढ़ लेते हैं। भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की किस्त जारी की थी, ठीक है। और वो थी भाई, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा था कि 4 अक्टूबर 2024 है ना, एक कृषि योजना से था, तो वो 18वीं थी। कौन सी थी? 18वीं कृषि योजना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना, वो 18वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत होता क्या है? इसके तहत 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रदान की गई। 13वें नंबर पर है वैज्ञानिक किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो वैज्ञानिक, वैसे जो हमें पता चला उसके हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम था, उनका नाम पूछा गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपके भौतिकी से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको वैज्ञानिकों के नाम आने चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकें। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसे प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला था? तो वो थे भैया सुजाता महापात्र, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2017 में दीपिका रेड्डी को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 मिला, ठीक है ना, कुचिपुड़ी। अगर हम इसके आंसर की बात करें, ठीक है ना, कि भैया भरतनाट्यम के लिए राम वैद्यनाथन, कथक के लिए शोभा कोसर और कथकली के लिए, ठीक है, हुआ क्या कि किसके लिए 2017 में किसको मिला था, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमारे इनके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कथकली के लिए हमारे मदम्बी सुब्रमण्यम, मणिपुरी के लिए LN ओयनम और ओंगबी धोनी देवी, कुचिपुड़ी के लिए दीपिका रेड्डी और ओडिसी के लिए सुजाता महापात्र, ठीक है। इनके नाम अलग अलग आप लिख करके याद कर सकते हैं। क्रांतियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? तो खाद्य फसलों, खास तौर पर गेहूं और चावल के उत्पादन पर। हरित क्रांति जो है वो गेहूं, चावल आदि पर जोर देती है और कृषि क्षेत्र की एक ऐसी क्रांति थी जिसके तहत उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों और मशीनीकरण का इस्तेमाल किया गया। फसल करके आया था, कितनी लागत का कितना गुना मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन आया था MSP के बारे में। तो अगर MSP के बारे की बात करें तो कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP कहते हैं, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना होता है इसका मतलब, ठीक है। और एक आपका भरतनाट्यम से संबंधित प्रश्न था, वो एक्चुअल प्रश्न तो नहीं मिल पाया, लेकिन इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी है हमारे बीच में, उनसे हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। अगर आपसे उत्पत्ति पूछी जाए तो हम बताएंगे तमिलनाडु में उत्पन्न हुई थी। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तब भी हम किसको बताएंगे? भरतनाट्यम को। और भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो हम बता देंगे भाई क्या होता है? दासी अट्टम। भरतनाट्यम में हाथों के इशारे, मुद्रा जिसको हम कहते हैं, चेहरे के भाव यानी अभिनय, फुटवर्क और कोरियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मानवाधिकारों की सुरक्षा में राज्यपाल का कार्य है, ठीक है। मानवाधिकारों की सुरक्षा में राज्यपाल का क्या कार्य है, वो ये पूछा गया। तो मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन में अपनी भूमिका निभाए और संविधान की रक्षा करते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित, ठीक है ना, ये अधिकार क्षेत्र है उसका। राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन में अपनी भूमिका निभाए और संविधान की रक्षा करते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करे, ठीक है। बात 19 नंबर की आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो वो है 74.04%, ठीक है। साल 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। अगली अगर हम बात करें इसी पॉइंट में कि साल 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था,
तो वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। साल 2011 में केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 93.91%। साल 2011 में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी, वो थी 63.82। ठीक है, तो ज़्यादा कहाँ की थी? माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। ज़्यादा कहाँ की थी भाई? तो ज़्यादा थी हमारी सबसे ज़्यादा केरल की 93.91, बिहार की 63.82। आगे अगर हम बात करें इसी में, तो 2011 में शहरी इलाकों की साक्षरता 84.1% थी, ग्रामीण इलाकों की साक्षरता 67.8% थी। उत्तर भारत में अपेक्षित राज्य या अपेक्षित राज्य कौन सा है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये थे अभी आपके जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन। बात करते हैं थोड़ी सी हिंदी की। हिंदी में क्या क्या कैसा क्या पूछा जा रहा है उससे संबंधित बात कर लेते हैं। हिंदी में भाई जैसे नास्तिक का विलोम पूछा गया था, जो हमें क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है वो हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। बाकी जिनकी संभावनाएं रही हैं, जो ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोगों के द्वारा पता चला है, वो हम आपको आगे लिखते जाएंगे। नास्तिक का तो आस्तिक। गद्यांश से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बहुवचन से 2, और इसके बाद वाक्य शुद्धि के 1 और मुहावरे के 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है। साथ में पैराजंबल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें विलोम शब्द से 4, तद्भव तत्सम या तत्सम तद्भव से भी, और पर्यायवाची, बहुवचन, साथ में रचनाएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। मैथ में अगर हम बात करें क्षेत्रमिति, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, और इसी के साथ साथ CI SI, औसत, ज्यामिति, DI और नंबर सिस्टम, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, पाइप एंड सिस्टम से इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। ठीक है, ट्रेन। और अगर हम अगले की बात करें तो अगला है एज, टाइम एंड वर्क। और रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो कल पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, एनालॉजी, डाइस, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, और थोड़ा सा जो है इधर उधर टच हो जाता है, जिसके चक्कर में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो काउंटिंग फिगर के बाद फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिमिलर सेट। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको इवनिंग में तीनों शिफ्ट का जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और आप जिनका एग्ज़ाम कल है उन सभी को एग्ज़ाम के लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट। जम के एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।